हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 11th चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अंतिम वीडियो देखेंगे और ये हमारे पूरे 11th के कोर्स का आज का हमारा अंतिम वीडियो है। यहाँ पर हमारा कोर्स आज खत्म हो जाता है। अब आपका काम है कि आपको इन सब वीडियोस को देखकर बहुत अच्छी से पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको निश्चित लगेगा कि सुश्री क्लासेस के वीडियोस के कारण आपके पढ़ाई में कुछ सरलता आई है और मदद मिल रही है। आप अगले साल क्लास 12th में चले जाओगे तो मेरे 12th के भी बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स के वीडियो बने हुए हैं, तो आप अगले सत्र में उन वीडियोस को देखकर भी इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, इसका अंतिम भाग। अब हमारा अगला टॉपिक है निर्यात संवर्धन या एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो निर्यात संवर्धन क्या है? प्रत्येक देश निर्यात में वृद्धि करना चाहता है और वह ये प्रयास करता है कि आयात कम से कम हो, ताकि हमारे देश की जो मुद्रा है वो दूसरे देशों में न जा पाए, लेकिन विदेशों की मुद्रा ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए। यदि हमारे देश का निर्यात ज्यादा है तो हमारा भुगतान संतुलन अनुकूल माना जाता है, और यदि देश में आयात ज्यादा है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल माना जाता है। भारत सरकार ने इस संबंध में बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए और उद्योगों को कई रियायतें और सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसी प्रयास के अंतर्गत है निर्यात संवर्धन। और निर्यात संवर्धन का से आशय है कि निर्यात उन सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से है जिससे देश के माल एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो। यानी ऐसे सरकारी या गैर सरकारी प्रयास करना जिनसे देश के माल या सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो। अब हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं निर्यात संवर्धन के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। तो पहला है भुगतान की अव्यवस्था। आयातों के भुगतान की व्यवस्था निर्यात के द्वारा की जाती है। विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश का व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन दोनों ही निरंतर प्रतिकूल बना रहा है। इसलिए भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए निर्यात को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। फिर अगला है विदेशी ऋणों का भुगतान। भारत में विकास योजनाओं के कारण विदेशी ऋण का भाग बढ़ता जा रहा है। पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण लेने पड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी ऋण का भार बढ़ता जा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए निर्यात संवर्धन की आवश्यकता है। अगला है निर्यात को प्रोत्साहन। तो हमारी विकास योजनाओं के अंतर्गत देश में नए नए कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। देश के उदारीकरण, औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई है, जिससे देश में उत्पादन में वृद्धि होकर निर्यात को बढ़ावा मिल सके। फिर अगला है अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब उस देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार हो, यानी निर्यात ज्यादा हो। देश को विदेशी ऋण के भार से मुक्त कराने के लिए आत्मनिर्भर बनना हो तो निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक है। फिर अगला है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाना। निर्यात बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के प्राकृतिक व उपलब्ध साधनों को अधिकतम उपयोग करके उत्पादन लागत में कमी लाना और उत्पादन में वृद्धि करके निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसलिए निर्यात संवर्धन आवश्यक है और इसका हमारे देश में महत्व है।
अब हम ये देखते हैं कि निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए वाणिज्य मंत्रालय का गठन किया है, निर्यात बोर्ड का गठन किया है, व्यापार व विनियोग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया है, केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद का गठन किया है, विदेशी व्यापार नियंत्रक की नियुक्ति की है, डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति की है, निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया है, वस्तुमंडल का गठन किया है, निर्यात संवर्धन के लिए संस्थाओं की भी स्थापना की है और अंत में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का गठन किया है। सरकार के द्वारा इन मंत्रालयों का, कैबिनेट का, परिषदों का गठन करके व्यापार नियंत्रक की नियुक्ति और डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति करके ये निर्यात संवर्धन को बढ़ाने के लिए हमारे भारत की सरकार सतत प्रयासरत है। फिर हमारा अगला टॉपिक है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक 1944 की बेटन वुड्स सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ साथ अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए और विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूरक शाखा के रूप में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक की स्थापना की गई है, ताकि जो विकासशील राष्ट्र हैं इनके विकास के लिए दीर्घकालीन पर्याप्त पूंजी बनी रहे। इस कारण से कुछ देशों ने मिलकर विश्व बैंक की स्थापना की है। अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना किन उद्देश्यों से की है। तो पहला है सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास। विश्व बैंक का पहला उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास। तो विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है कि जो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं उन देशों का पुनर्निर्माण करने और आर्थिक विकास में सहायता दी जाए, ताकि उन देशों की आर्थिक विकास की गति तीव्र हो पाए। फिर दूसरा उद्देश्य है पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन। विश्व बैंक विकासशील देशों में पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करता है। यह निजी विदेशी विनियोगकर्ताओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले विनियोग या ऋण जो दिए जाते हैं उनकी गारंटी देता है। फिर अगला है दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एवं भुगतान संतुलन। तो विश्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक सहयोग और विदेशी पूंजी विनियोग में सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा उनके दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और व्यापार संतुलन स्थापित करना। फिर अगला है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था स्थापित करना। विश्व बैंक का यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सदस्य देशों में उन परिस्थितियों का निर्माण करना जिनसे युद्धकालीन अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके। फिर अगला है सदस्य देशों में भुगतान संतुलन की विषमता को दूर करना। जो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं उनमें भुगतान संतुलन में जो भी असंतुलन है उसको दूर करना और संतुलन बनाना, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। फिर अगला है विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दीर्घकालीन विदेशी विनियोग को बढ़ाना, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में वृद्धि के साथ साथ उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके। अब हमारा अगला टॉपिक है विश्व बैंक की सेवाएं या कार्य। तो विश्व बैंक क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला है अपने कोषों से ऋण देना। विश्व बैंक के समस्त देशों को 20% भाग अपना अंशदान बैंक के कोष में जमा करना पड़ता है। जो भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को अपनी पूरी पूंजी का 20% भाग विश्व बैंक के पास जमा करना होता है और इस प्राप्त की गई राशि से ही विश्व बैंक देशों को ऋण देने का कार्य करता है। दूसरा है उधार ली गई पूंजी से ऋण देना। सदस्य देशों को ऋण देने के लिए बैंक अन्य सदस्य देशों से पूंजी उधार ले सकता है। यानी विश्व बैंक के पास मान लो पर्याप्त पूंजी नहीं है तो वो सदस्य देशों से
पूंजी उधार लेकर फिर ऋण दे सकता है। अगला है उधार की गारंटी देना। विश्व बैंक किसी सदस्य देश को गारंटी देकर उनकी पूंजी को किसी अन्य देश में उधार दे सकता है, किंतु गारंटी देने के पूर्व बैंक को उन दोनों देशों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है जिस देश को ऋण दिया जा रहा है और जिस देश की मुद्रा में दिया जा रहा है। साथ ही ऋण वापस करने की क्षमता का भी पता लगाया जाता है। फिर अगला है प्राविधिक सहायता। विश्व बैंक का यह भी कार्य है कि प्राविधिक सहायता प्रदान करे। इस कार्य के लिए विश्व बैंक अविकसित सदस्यों के प्राकृतिक साधन, आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करके इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। विश्व बैंक ने जनवरी 1949 से सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इनके अतिरिक्त जनवरी 1950 से बैंक ने सार्वजनिक राजस्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो ये अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करते हैं। अगला है देशों के पारस्परिक विवादों में सहायता। एक अंतर्राष्ट्रीय एवं निष्पक्ष संगठन होने के कारण विश्व बैंक ने सदस्यों के पारस्परिक झगड़ों में मध्यस्थता करके उनको निपटाने का प्रयास भी किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच नहर के पानी के लिए जो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, उसमें बैंक को ही श्रेय प्राप्त है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो ये संघ विश्व बैंक की एक ऐसी संस्था है जिसमें विकासशील देशों को अपने औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक सहायता मिलती है और इसके अतिरिक्त विश्व बैंक समय समय पर ऋणदाता देशों की बैठक बुलाते हैं ताकि ऋणी देशों को आसानी से महत्व प्राप्त हो सके। इससे ऋण मिलने में भी आसानी हो जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहले प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध एवं जब स्वर्णमान का पतन होने के कारण सर्वत्र अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, विदेशी व्यापार में वृद्धि और पूंजी स्थानांतरण के लिए सुविधा प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसीलिए 1943 में इंग्लैंड ने प्रोफेसर किन्स तथा अमेरिका के डॉक्टर व्हाइट द्वारा 2 अलग-अलग योजनाएं प्रस्तुत की गई। इन योजनाओं पर विचार करने के लिए सन 1944 में अमेरिका के बेटन वुड्स नामक नगर में अधिवेशन बुलाया गया। इसमें 44 देशों ने भाग लिया और विचार विमर्श के बाद जो योजना स्वीकृत हुई उसे बेटन वुड्स समझौता कहते हैं। इस समझौते के फलस्वरूप 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं स्थापित हुई जिनके नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या इसी को विश्व बैंक कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना है ताकि मौद्रिक सहयोग से विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, विश्व युद्ध का मार्ग, विश्व शांति का मार्ग अपनाया जा सके। फिर दूसरा है संतुलित आर्थिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक मुख्य उद्देश्य है कि विश्व व्यापार का संतुलित विकास हो ताकि सदस्य देश में रोजगार और आय स्तर को ऊंचा बनाए रखा जा सके, साथ ही सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग एवं पूंजी स्थानांतरण को बढ़ावा मिल सके। अगला है विनिमय दरों में स्थायित्व। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तीसरा उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, यानी प्रत्येक देश की मुद्रा के मूल्य को लगभग एक समान करना। स्थायित्व लाना, समान तो नहीं हो पाएंगे, स्थायित्व लाना। उसके बीच नियमित विनिमय व्यवस्था स्थापित करना और प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन को रोकना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिल सके। फिर अगला है बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की व्यवस्था करना।
कोष का चौथा उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों के बीच चालू व्यवस्थाओं में बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना करना। इसके अलावा सदस्य देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के विनिमय प्रतिबंधों को हटाना ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा लेन देन में सुविधा हो। अगला है भुगतान संतुलन की विषमता को दूर करना। भुगतान संतुलन अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकार का होता है। यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करना। और फिर है अगला असंतुलन की अवधि और अंश को कम करना। यदि भुगतान संतुलन असंतुलित है तो उसको जल्दी ही संतुलित करने का प्रयास करना और जो उसका अंश है बिगड़ने का उस अंश को कम करना। फिर है दीर्घकालीन सहायता। तो कोष का एक उद्देश्य ये भी है कि एक देश दूसरे देश के दीर्घकालीन पूंजी की सहायता एवं उस पूंजी के लाभदायक उपयोग में योगदान करे। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य थे। अब हम अंत में पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य। पहला है समता दरों का निर्धारण व परिवर्तन। विनिमय दरों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से ब्रेटन वुड्स समझौते की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर में व्यक्त करना पड़ता है। मुद्रा कोष इस प्रकार प्रत्येक सदस्य देश की मुद्रा के मूल्यांकन का सामान्य आधार बना लेता है। इस प्रकार निर्धारित स्थिर दरों से 10% परिवर्तन मुद्रा कोष की सूचना मात्र से किया जा सकता है। 10% से 20% परिवर्तन के लिए मुद्रा कोष से स्वीकृति लेनी पड़ती है और 20% से अधिक परिवर्तन के लिए 72 घंटों में अपना निर्णय देना होता था। 1971 में डॉलर संकट के कारण ब्रेटन वुड्स समझौते की स्थिति विनिमय दर की व्यवस्था समाप्त हो गई और तैरती विनिमय दरों का युग प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात द्वितीय संशोधन लागू होने से कोष द्वारा पूर्व निर्धारित स्थिर विनिमय दर समाप्त हो गई। अब तरल विनिमय दर है, यानी रोज देखिए रुपए का भी, हमारे रुपए का भी मूल्य कम ज्यादा रोज होता रहता है डॉलर की तुलना में। फिर दूसरा है ऋण प्रदान संबंधी कार्य। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए आकस्मिक आर्थिक राजनीतिक संकट उपस्थित होने पर या निर्यात व्यापार में सामाजिक उच्चावचन के कारण विदेशी विनिमय अल्पकालीन ऋण और सहायता प्रदान करता है। मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को 4 प्रकार से ऋण प्रदान करता है जिनकी अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। ये ऋण है संकटकालीन ऋण, स्थायित्व ऋण, मौसमी या सामयिक ऋण और चालू भुगतान कोष की असाम्यता को दूर करने के लिए ऋण। इस प्रकार के 4 ऋण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को देता है। तीसरा है दुर्लभ मुद्राएं उपलब्ध कराना। कोष का एक महत्वपूर्ण कार्य सदस्य देशों को दुर्लभ मुद्राएं उपलब्ध कराना है। जब किसी सदस्य देश की मुद्रा की मांग निरंतर बढ़ जाती है तो कोष उस मुद्रा को स्वर्ण द्वारा क्रय करके अथवा उस देश के उधार लेकर आवश्यकता वाले देशों को उपलब्ध कराता है। इसके बाद भी यदि उस मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है तो कोष उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देता है। ऐसी स्थिति में कोष उस दुर्लभ मुद्रा का राशनिंग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगला है विनिमय नियंत्रण को हटाना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही अनेक देशों ने विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाई है, इसलिए विश्व व्यापार संकुचित हो गया था। इसके पश्चात द्वितीय युद्ध के बाद धीरे धीरे विनिमय नियंत्रण प्रणाली को कम किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमता पूर्वक हो सके। अंतिम है तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो मुद्रा कोष सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसके लिए कोष अपने विशेषज्ञों का तथा बाहर के विशेषज्ञों को भेजकर सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कराता है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनकी समस्याओं को हल करता है। यहाँ पर हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष समाप्त होता है। अभी तक आप सुश्री क्लासेस में
क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर 1 से चैप्टर 11th तक के प्रत्येक टॉपिक को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इन वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी प्रकार सुश्री क्लासेस के सभी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों ने इनको शेयर बिल्कुल नहीं किया है, तो शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए और सुश्री क्लासेस देखते रहिए। और जब आप 12th में चले जाएंगे तो 12th के भी व्यवसाय अध्ययन के वीडियोस सुश्री क्लासेस में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अवश्य देखते रहिए सुश्री क्लासेस को। थैंक यू।